नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल में मैं सुरेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि हम संसद पर क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। लेकिन संसद पर चर्चा करने से पूर्व जो है वो हम दो तीन चार्टों के माध्यम से संसद को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे मैंने यहां पर लिखा शब्द सरकार। तो सरकार कितने प्रकार की होती है? ठीक है जी, सरकार कितने प्रकार की होती है? सरकार मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है। वैसे सरकार तीन प्रकार की होती है, ठीक है जी, लेकिन हम यहाँ पर केवल दो सरकारों पर ही चर्चा करेंगे। देखो जी, एक तो सरकार होगी केंद्र सरकार, और दूसरी जो सरकार होती है वो कौन सी होती है? अपनी राज्य सरकार। तो सरकारें दो प्रकार की होती है, एक तो केंद्र सरकार और एक कौन सी होगी? राज्य सरकार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वैसी सरकारें तीन प्रकार की होती है जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक और होती है स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायती राज और नगरीय निगम आते हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ हमें चर्चा केवल दो सरकारों पर करनी है। तो सरकार के मोटे तौर पर जो है वो दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी कौन सी होगी? राज्य सरकार। ठीक है जी, चलिए साहब ये हो गया मामला। अब आगे बात करें सरकार के कार्य क्या होते हैं। ठीक है जी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो, ठीक है जी, सरकारों के कार्य जो है वो सेम होते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन किया सरकार के कार्य क्या होते हैं, तो चार्ट के माध्यम से हम सरकार के कार्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, एक एक करके हम दोनों सरकारों के कार्यों को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ठीक जी, केंद्र सरकार, तो मैंने बताया सरकार के कितने कार्य होते हैं? तीन कार्य होते हैं। सरकार का पहला कार्य जो होता है वो होता है कानून का निर्माण कर। ठीक है जी, ये सरकार का पहला कार्य है, कानून का निर्माण करना। बात करें सरकार का दूसरा कार्य क्या होता है? अब देखिए, कानून का निर्माण कर दिया गया तो अब उसे क्या किया जाएगा? क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है जी, तो दूसरा कार्य क्या होगा? कानून को क्रियान्वित करना, क्रियान्वित कर। ठीक है जी, दो कार्य हो गए अपने पास। अब बात करें तीसरा कार्य क्या होता है? तीसरा कार्य है न्याय प्रदान करना। ठीक है जी, तो सरकार के तीन कार्य होते हैं। पहला कार्य हुआ कानून का निर्माण करना, दूसरा कार्य हुआ कानूनों को क्रियान्वित करना, और तीसरा कार्य क्या हुआ? न्याय प्रदान करना। यहाँ पर हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार के तीन कार्य हैं, कानून का क्रियान्वयन करना, कानून का निर्माण करना, कानून को क्रियान्वित करना और न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट आगे बात करें, कानून का निर्माण करने वाली जो संस्था होती है, ठीक है जी, उसे क्या कहा जाता है? तो कानून का निर्माण करने वाली जो संस्था होती है उसे कहते हैं व्यवस्थापिका। क्या कहते हैं?
व्यवस्थापिका। नेक्स्ट, कानून को क्रियान्वित करने वाली जो संस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक ठीक। नेक्स्ट, न्याय प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? न्याय पालिका। तो इस तरह से हमारे पास तीन भाग हुए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है जी। व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कानून को क्रियान्वित करना। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट, आगे बात करें तो भारत की जो व्यवस्थापिका है उसे क्या कहा जाता है? तो भारत की व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की व्यवस्थापिका को कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? संसद। अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है जी। जैसे ये चार्ट समाप्त होंगे उसके बाद हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। संसद के कितने अंग या भाग होते हैं? ध्यान देना, संसद के कितने अंग या भाग होते हैं? तो संसद के 3 अंग या भाग होते हैं। कितने होते हैं जी? 3। कौन कौन से होते हैं? एक होता है राज्यसभा, दूसरा कौन सा है? लोकसभा, और तीसरा कौन सा है? राष्ट्रपति। ठीक है जी। तो संसद के अंग या भाग पूछे जाए, संसद के 3 अंग या भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। लेकिन यदि संसद के सदन पूछे जाते हैं तो सदन संसद के केवल 2 होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा कौन सा होगा जी? अपना लोकसभा। ठीक जी। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको कहते हैं एमपी। क्या कहेंगे? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में इनको कहा जाता है सांसद। क्या कहेंगे जी? सांसद। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हें क्या कहते हैं? एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में इनको कहा जाता है सांसद। ठीक जी। तो ये थी अपनी व्यवस्थापिका। नेक्स्ट आगे बात करें कार्यपालिका। ठीक है जी। प्रश्न है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। ठीक है जी। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। पहला इसका प्रकार है नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरा प्रकार है वास्तविक कार्यपालिका। तो कार्यपालिका हमें 2 प्रकार की देखने को मिलती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। ठीक है जी। ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है इसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कौन होगा जी? राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है जी? पीएम व मंत्री
परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है वह वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। यहीं पर आगे और हम देखें तो ये जो अपनी मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, यानी कि मंत्री परिषद को भी आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं जी? 3 प्रकार के। पहले जो मंत्री होंगे वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे प्रकार के जो मंत्री होंगे वो होंगे राज्य मंत्री। और तीसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं? उप मंत्री। तो हमने कहा कार्यपालिका कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, एक नाम मात्र और दूसरी वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। आगे हमने बताया कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इसी को हम कहते हैं मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। ठीक है जी। मंत्री परिषद पूछा जाता है तो मंत्री परिषद में तीनों प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन बात जब मंत्रिमंडल की जाएगी तो उस समय केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल में काउंट किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला आता है अपना न्यायपालिका। ठीक है जी। और केंद्र में एक न्यायपालिका है जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो ये है हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के 3 कार्य हुए: कानून का निर्माण करना, कानून को क्रियान्वित करना, न्याय प्रदान करना। कानून का निर्माण करने वाली संस्था व्यवस्थापिका, कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्था कार्यपालिका और न्याय प्रदान करने वाली संस्था न्यायपालिका। ठीक है जी। भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहते हैं। और संसद के 3 अंगीय भाग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति। ठीक है जी। आगे हमने बताया कार्यपालिका कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, नाम मात्र और वास्तविक। ठीक जी। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं जी? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर क्या बनता है? मंत्रिमंडल। नेक्स्ट हमने बताया न्यायपालिका, और केंद्र में न्यायपालिका कौन सी है जी? उच्चतम न्यायालय। तो ये थी हमारी केंद्र सरकार। ठीक है। आगे फटाफट 1 मिनट में हम राज्य सरकार को भी देख लेते हैं। राज्य सरकार, अब देखिए राज्य सरकार के भी वही 3 कार्य होते हैं जो केंद्र सरकार के थे: कानून का निर्माण करना, कानून को क्रियान्वित करना और न्याय प्रदान करना। ठीक जी। आगे बात करें, कानून का निर्माण करने वाली संस्था राज्य में क्या है? व्यवस्थापिका। कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्था कार्यपालिका और न्याय प्रदान करने वाली संस्था क्या होगी? न्यायपालिका। ठीक है जी। अब यहां से जो है वो परिवर्तन शुरू होगा। अब वो परिवर्तन हम पहले व्यवस्थापिका पर चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, राज्य की जो व्यवस्थापिका है
उसे क्या कहा जाता है? बताइए साहब। जैसे हमने पूछा था केंद्र की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ऐसे ही राज्य की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसे कहते हैं विधान मंडल। ठीक जी। केंद्र की व्यवस्थापिका संसद, राज्य की व्यवस्थापिका विधान मंडल। आगे बात करें विधान मंडल के कितने अंग या भाग होते हैं? तो विधान मंडल के भी 3 अंग या भाग होते हैं। कौन कौन से हैं जी? विधान परिषद, पहला। दूसरा कौन सा होगा? विधान सभा। और तीसरा कौन सा होगा? राज्यपाल। ठीक जी। तो विधान मंडल के 3 अंगीय भाग होंगे, विधान परिषद, विधान सभा और राज्यपाल। नेक्स्ट आगे बात करें, जैसे मैंने वहां पर आपसे बताया था लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में कहते हैं उनको सांसद। ऐसे ही बात करें विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं एमएलसी। ठीक है जी। विधानसभा के जो सदस्य होंगे इनको क्या कहा जाता है? एमएलए। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी। विधान परिषद के सदस्य को क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एमएलसी। और विधान सभा के सदस्यों को कहते हैं एमएलए। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक जी। नेक्स्ट आगे बात करें तो राज्य में कार्यपालिका के कितने भाग होते हैं जी? तो कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं, एक तो नाममात्र और एक वास्तविक। ठीक है जी। तो राज्य में कार्यपालिका जो नाममात्र की होगी उसका प्रधान कौन होता है जी? राज्यपाल। कौन होगा जी? राज्यपाल। और वास्तविक का कौन होगा? सीएम व मंत्री परिषद। वास्तविक जो कार्यपालिका है उसका प्रधान या प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद होती है। नेक्स्ट आगे बात करें राज्य में जो मंत्री परिषद है उसमें भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वही कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है जी। और इन कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर के क्या बनता है जी? मंत्रिमंडल। नेक्स्ट आगे बात करें राज्य में न्याय प्रदान करने वाली संस्था न्यायपालिका है और सभी राज्यों के लिए न्याय प्रदान करने के लिए क्या स्थापित किए गए हैं? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो ये थी हमारी राज्य सरकार। तो ये हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित क्या थे? चार्ट थे। आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम जो है वो सबसे पहले पढ़ेंगे किसे? सरकार के इस पहले भाग जिसे कहा जाता है व्यवस्थापिका। ठीक है जी। तो मैं ये स्वाप कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो आगे हम चर्चा करेंगे और सरकार का जो पहला कार्य है या पहला भाग है जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। चलिए व्यवस्थापिका। ठीक जी। और भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं?
संसद, क्या कहते हैं जी? संसद। अब हम बात करें संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के जो है वो है 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक क्या होगी जी? लोकसभा। तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक जी। ये जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक जी। इधर बात करें, ये जो लोकसभा है इसे निम्न सदन, निम्न सदन या फिर अस्थायी सदन भी कहा। ठीक जी। तो राज्यसभा को उच्च सदन व स्थायी सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन व अस्थायी सदन। इस चार्ट में जो है वो हम इन दोनों सदनों की सदस्य संख्या से संबंधित जो चार्ट है उसे देख लेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करें कि ये जो राज्यसभा है इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम सदस्य संख्या। ठीक है जी। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो होती है 250। कितनी होगी जी? 250। इस 250 का भी हम डिवाइडेशन करते हैं तो 250 में से 12 सदस्य होते हैं कैसे? मनु। कितने सदस्य होंगे मनु ने? 12। ठीक है जी। बात करें निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो निर्वाचित सदस्य होते हैं 238। कितने होंगे जी? 238। 238 का भी डिवाइडेशन करें तो 238 में से 234 सदस्य तो राज्यों से क्या किए जाते हैं? निर्वाचित। कहां से निर्वाचित होंगे? राज्यों से। और 4 सदस्य जो है वह है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है जी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अधिकतम सदस्य संख्या की। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। इसमें से मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12। निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 238। ठीक है जी। 238 का और डिवाइडेशन करें तो 238 में से 234 सदस्य तो राज्यों से निर्वाचित किए जाते हैं और 4 सदस्य कहां से निर्वाचित होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। नेक्स्ट आगे बात करें वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान सदस्य संख्या, तो वर्तमान सदस्य संख्या है 245। कितनी है जी? 245। इन 245 का हम डिवाइडेशन करें तो 245 में से 12 सदस्य तो वही क्या होंगे जी? मनु। और निर्वाचित सदस्य कितने हैं? निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 233। कितनी है जी? 233।
इन 233 का आगे और डिवाइडेशन करें हम तो इन 233 में से 229 सदस्य तो कहां से निर्वाचित होते हैं? राज्यों से। तथा 4 सदस्य कहां से निर्वाचित होंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बात करें तो 3 सदस्य जो हैं वह दिल्ली से राज्यसभा में निर्वाचित किए जाते हैं और 1 सदस्य कहां से होता है? पांडिचेरी या पुदुचेरी। ठीक है जी। तो ये था हमारा राज्यसभा की सदस्य संख्या से संबंधित ख्याल। ठीक है जी। राज्यसभा इसे उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या पूछी जाती है, क्या आएगी? 250। मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12। निर्वाचित सदस्य 238। प्रश्न है राज्यसभा में राज्यों से अधिकतम कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जा सकता है? कितने जी? 234 है। कितने होते हैं? 234। और यहां पर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं? 4 सदस्य। नेक्स्ट वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें कितनी है? 245। 245 में से 12 सदस्य कैसे हैं? मनोनीत हैं। और निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 233। प्रश्न आए राज्यसभा में वर्तमान समय में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 233। इस 233 में से राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 229। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होते हैं? 4। इसमें से दिल्ली से 3 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित किए जाते हैं और पांडिचेरी में 1 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित किया जाता है। ठीक जी। अब बात कर लेते हैं हम लोकसभा। तो बात करें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा में? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या अधिकतम सदस्य संख्या है 552। कितनी है जी? अधिकतम सदस्य संख्या है 552। इन 552 में से बात करें तो यहां पर 550 सदस्य कैसे होते हैं जी? निर्वाचित। कैसे होंगे? निर्वाचित। और 2 सदस्य थे मनोनीत। मैं कह रहा हूं 2 सदस्य मनोनीत थे। कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था 104वां संविधान संशोधन। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन। उसके तहत क्या किया गया है? लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते थे जिनको हम आंग्ला भारतीय कहते थे उनके मनोनयन को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में इनका मनोनयन क्या हो गया है? रद्द। 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हो गया? इनका मनोनयन निरस्त कर दिया गया। निरस्त कह सकते हो या फिर रद्द कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में लोकसभा में किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता। ठीक है जी। अब बात कर ले इन निर्वाचित सदस्यों के विषय में। तो निर्वाचित सदस्यों में बात करें इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। इन निर्वाचित सदस्यों में से जो अपने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं
और राज्य होते हैं उनसे कितने कितने सदस्य आते हैं। तो 530 सदस्य तो कहां से आते हैं जी, राज्यों से। कहां से निर्वाचित होंगे, राज्यों से। और 20 सदस्य कहां से निर्वाचित किए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। कहां से निर्वाचित होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, ये यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये इधर तो होगी अपनी राज्यसभा से संबंधित, तो ये लोकसभा। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछी जाए 552, जिसमें से 550 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 550 में से 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं। बात करें वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या। तो वर्तमान सदस्य संख्या जो है वो कितनी है जी, 545। कितनी हो गई, 545 हो गई वर्तमान सदस्य संख्या। ठीक है जी, चलो साहब अब इन पर चर्चा कर लेते हैं। अब इसको डिवाइडेशन करें तो यहां पर वही जी आएंगे, 543 सदस्य कैसे होते हैं जी, निर्वाचित। कैसे होंगे, निर्वाचित। 2 सदस्य जो होते थे वो मनोनीत होते थे, लेकिन इनका प्रावधान जो है वो 104वें संविधान संशोधन के तहत रद्द कर दिया गया, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब केवल हम बात करेंगे इन निर्वाचित सदस्यों के विषय। इन निर्वाचितों में से भी बात करें तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड करें। 530 सदस्य तो कहां से निर्वाचित होंगे जी, राज्यों से। और 13 सदस्य कहां से निर्वाचित होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। कहां से निर्वाचित होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या पूछी जाए 545, जिनमें से 543 सदस्य निर्वाचित हैं। और निर्वाचितों में भी बात करें तो 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है जी, जिनमें से 7 सदस्य दिल्ली से निर्वाचित होते हैं, बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। तो ये था अपना व्यवस्थापिका से संबंधित दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या, कितने निर्वाचित हैं, कितने मनोनीत हैं, कितने राज्यों से निर्वाचित होते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो हम इसे साफ कर देते हैं और आगे अब बात करेंगे कि अब देखो सर, व्यवस्था या इसी को कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं, विधायिका। तो कानून का निर्माण करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ संस्था होती है या जो संस्था होती है उसे हम कहेंगे व्यवस्थापिका। ठीक है जी, यहाँ पर व्यवस्थापिका के विषय में आगे हम जाने तो भारत की व्यवस्थापिका को जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया
संसद कहते हैं। और ये जो विधायिका है, विधायिका के गठन के कुल कितने सिद्धांत होते हैं? 3 सिद्धांत होते हैं। विधायिका गठन के 3 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत होते हैं और इन तीनों सिद्धांतों पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक जी। तो व्यवस्थापिका या विधायिका और भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो विधायिका है या व्यवस्थापिका है, इसके गठन के कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत होते हैं। पहला जो सिद्धांत है वह होता है एक सदनात्मक विधायिका से। कौन सा होगा जी? एक सदनात्मक विधायिका सिद्धांत। ठीक है जी। यानी कि ऐसी विधायिका जिसमें केवल एक सदन हो, क्या कहलाती है? एक सदनात्मक विधायिका। और इसके हम उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा जी चीन। क्या होगा? चीन। और चीन की जो विधायिका है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं जनवादी कांग्रेस। क्या कहेंगे? जनवादी कांग्रेस। तो ये पहला सिद्धांत था और इसका उदाहरण है चीन, यानी कि एक सदनात्मक विधायिका सिद्धांत। ऐसी विधायिका जिसमें केवल एक सदन होता है, इसका उदाहरण क्या होगा? चीन। और चीन की जो विधायिका है उसका नाम क्या है? जनवादी कांग्रेस। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करें तो दूसरा सिद्धांत है द्वय सदनात्मक विधायिका सिद्धांत। द्वय सदनात्मक विधायिका सिद्धांत। ठीक है जी। चलो साहब अब इसके बारे में जाने, इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे। तो इसका पहला उदाहरण तो क्या होगा? भारत। क्या होगा जी? भारत होगा। भारत की जो विधायिका है इसे क्या कहते हैं? संसद कहा जाता है। और संसद के कितने अंग या भाग होते हैं जी? संसद के कितने सदन होते हैं? भारत में संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2। एक तो राज्यसभा और दूसरा कौन सा होगा? लोकसभा। ठीक जी। तो द्वय सदनात्मक विधायिका सिद्धांत में क्या है? ऐसी विधायिका जिसमें 2 सदन होते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका? भारत। भारत की विधायिका को कहते हैं संसद। और संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? एक तो राज्यसभा है और एक कौन सा है? लोकसभा। इसके दूसरे उदाहरण पर चर्चा करें तो दूसरा उदाहरण इसका होगा अमेरिका। क्या होगा जी? अमेरिका। और अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस। क्या कहेंगे जी? कांग्रेस। ठीक जी। अब बात करें इसके 2 सदन कौन कौन से हैं? एक है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा। और दूसरा जो सदन है वो कौन सा है? सीनेट। कौन सा हुआ? सीनेट। तो अमेरिका इसका द्वय सदनात्मक विधायिका का दूसरा उदाहरण हुआ।
इसकी विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस के दो सदन कौन कौन से? प्रतिनिधि सभा और दूसरा कौन सा है? सीनेट। ठीक है जी। इसके तीसरे उदाहरण को भी हम बात करें तो तीसरा इसका उदाहरण जो होगा वो होगा अपना ब्रिटेन या इंग्लैंड। ठीक है जी। और इंग्लैंड की जो विधायिका है या व्यवस्थापिका उसका नाम क्या है? उसका नाम है पार्लियामेंट। क्या नाम है इसका? पार्लियामेंट। ठीक है जी। इंग्लैंड की जो व्यवस्थापिका उसे पार्लियामेंट कहते हैं। और इसके सदन भी कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है लॉर्ड सभा और दूसरा कौन सा है? दूसरा है इसका कॉमन। ठीक है जी। तो द्वैसदनात्मक विधायिका सिद्धांत के उदाहरण हमने तीन देखे, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन। तीसरे सिद्धांत पर हम अब चर्चा करें तो तीसरा सिद्धांत कौन सा है इसका? तीसरा है सिद्धांत है बहु सदनात्मक विधायिका सिद्धांत। बहुसदनात्मक विधायिका सिद्धांत यानी कि ऐसी विधायिका जिसके एक से अधिक दो से अधिक क्या हो? सदन हो। क्या कहलाएगी? बहुसदनात्मक विधायिका। ठीक है जी। तो ऐसी विधायिका जिसमें दो से अधिक सदन होते हैं क्या कहलाती है? बहुसदनात्मक विधायिका। और इसके हम उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा जी? इसका उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की जो विधायिका है उसे क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। ठीक है जी। दक्षिण अफ्रीका की विधायिका को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे विधायिका के गठन संबंधित तीन सिद्धांत। एक सदनात्मक विधायिका सिद्धांत, उदाहरण इसका क्या है जी? चीन। और चीन की जो विधायिका उसका नाम क्या है? जनवादी कांग्रेस। दूसरा था द्वैसदनात्मक विधायिका सिद्धांत। इसके हमने तीन उदाहरण देखे। भारत, भारत की विधायिका को क्या कहते हैं? संसद। और संसद के कितने सदन होते हैं? दो, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। दूसरा उदाहरण हमने देखा इसका अमेरिका। अमेरिका की विधायिका को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस में दो सदन कौन कौन से हैं? एक प्रतिनिधि सभा है और दूसरा कौन सा है? सीनेट। तीसरा उदाहरण जो था हमने इसका देखा था क्या? ब्रिटेन। ठीक है जी। और ब्रिटेन की जो विधायिका होती है उसे क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। जिसका एक सदन था लॉर्ड सभा और दूसरा कौन सा था? कॉमन। ठीक है जी। तीसरा सिद्धांत था बहुसदनात्मक विधायिका सिद्धांत। और इसका उदाहरण जो था वह क्या था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की जो विधायिका है उसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ठीक जी। ये हुए विधायिका के सिद्धांत। नेक्स्ट, अब जो है हम एक एक करके अपने संसद के जो दोनों सदन हैं यानी कि राज्यसभा और लोकसभा इनके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज पर और चर्चा करना चाहते हैं और वो है अपना संसद भवन। किस पर चर्चा करेंगे जी? संसद भवन पर। ठीक है जी। तो संसद भवन के विषय में जाने। इस संसद भवन की
परिकल्पना। संसद भवन है जो वर्तमान में अपना जो संसद का भवन दिल्ली में स्थित है, उसकी परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो परिकल्पना देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? एडवर्ड लुटियंस। नाम क्या था? एडवर्ड लुटियंस। और एक व्यक्ति और थे हर्बर्ट बेकर। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है जी। तो संसद भवन की परिकल्पना देने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बात करें तो ये जो संसद भवन है इसका शिलान्यास कब व कहां पर एवं किसके द्वारा किया गया? तो संसद भवन का शिलान्यास करने वाले व्यक्ति कौन थे? नाम था इनका ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा संसद भवन का शिलान्यास रखा गया। कब रखा गया? 12 फरवरी 1921। कब रखा? 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा संसद भवन का शिलान्यास रखा गया। और कहां पर रखा? दिल्ली में स्थित रायसीन की पहाड़ी। दिल्ली में स्थित है क्या जी? रायसीन की पहाड़ियां। और रायसीन की पहाड़ी में जो है वो 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा संसद भवन का शिलान्यास रखा गया। ठीक जी। नेक्स्ट आगे बात करें तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? तो 18 जनवरी 1927 के दिन जो था, इस समय भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा 18 जनवरी 1927 को जो था वह संसद भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक जी। तीन चीज हमें याद रखनी। परिकल्पना देने वाले व्यक्ति कौन थे? एडवर्ड लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। ठीक है जी। शिलान्यास की बात की जाए, शिलान्यास किसके द्वारा रखा गया? ड्यूक ऑफ कनॉट। कब रखा गया? 12 फरवरी 1921 को। कहां पर? दिल्ली में स्थित रायसीन की पहाड़ियों पे। ठीक है जी। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन के द्वारा। कब किया गया? 18 जनवरी 1927 को। ठीक है जी। एक चीज और याद रखना, भारत का जो ये संसद भवन है, ठीक है जी, इससे या भारत की जो संसद भवन है इसको भारत का हृदय कहा जाता है। भारत का हृदय किसे कहते हैं? संसद भवन को। ठीक जी। चलो अब हम आगे बात करें अपनी जो व्यवस्थापिका है, या भारत की जो व्यवस्थापिका है जिसे हम संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। तो इस संसद का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया। ठीक जी। और अनुच्छेद 79 क्या कहता है? अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संसद का गठन राष्ट्रपति
वह दो सदनों से मिलकर होगा। ठीक जी। अनुच्छेद 79 में संसद का जो है वो उल्लेख किया गया है और इसमें उल्लेखित किया गया है कि संसद जो है वह राष्ट्रपति व दो सदनों से मिलकर गठित की जाएगी। यहाँ दो सदनों का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है जी। जिनमें से राज्य सभा के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। ठीक है जी। तो अब जो है हम पर्टिकुलर एक एक करके दोनों सदनों के विषय में विस्तृत रूप से क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है जी। तो आज की जो क्लास थी उसे मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन कल से जो है वह हम संसद के जो दो सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों पर विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कल का अपना जो टॉपिक होगा वह क्या होगा जी, राज्यसभा। ठीक जी। तो कल जो है हम राज्यसभा पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक जी। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।